अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शजन अजीज। सुना राउंड अप में आपको खुशामदीद। नाजरीन, पाकिस्तान आज एक मल्टी लेवल जमहूरी बहरान से गुजर रहा है, जिसमें न सिर्फ वफाक और अपोजिशन बल्कि सूबाई क़यादत और हिज़्ब इख्तिलाफ के अंदरूनी इख्तिलाफात भी शामिल है। एक तरफ PTI की क़यादत की सूरत हाल भी यकसा नहीं। PTI चेयरमैन बैरिस्टर गौहर और खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला सोहेल आफरीदी के मौक़िफ़ में बाज़ औक़ात मज़ाहमत और मफाहमत के मामले में इख्तिलाफ देखा गया। खास तौर पर सूबाई और वफाकी हुकूमत के दरमियान दहशतगर्दी पर ऑपरेशन के हवाले से इख्तिलाफात सामने आए हैं। दूसरी तरफ 8 फरवरी की PTI की एहतजाजी कॉल मौजूए बहस है कि इस बार PTI ऐसा कौन सा एहतजाज करने जा रही है जिससे वो हुकूमत को परेशान कर सकती है, को प्रेशर बिल्ड कर सकती है और इमरान खान साहब की रिहाई या अपने मुतालबात को मनवा सके, या फिर इस बार भी माजी की तरह रस्मी एहतजाज होगा। इस मौक़िफ़ को तक़वियत इसलिए मिलती है कि हर हफ्ते अलीमा खान अडियाला के बाहर जाती हैं और कॉल देती हैं, मगर पार्टी कारकुनान तो एक तरफ पार्टी क़यादत तक वहाँ उनकी हमायत में बड़ी तादाद के साथ नहीं पहुँचती। महमूद खान अचकज़ई और राजा नासिर अब्बास की बतौर अपोजिशन लीडर तैनाती को महज पार्लिमानी तब्दीली नहीं बल्कि सियासी डेडलॉक तोड़ने की एक संजीदा कोशिश के तौर पर ज़रूर देखा जा रहा है। ताहम मुज़ाकरात में जमूद उस वक्त तक ख़त्म नहीं होना मुश्किल है जब तक हुकूमत अमली रियायतें ना दे, खुसूसन इमरान खान से मुलाकात और सियासी मुकदमात के मामले पर। अगर ये क़यादत इलामती के बजाय फ़ाल किरदार अदा करे तो तातुल टूट सकता है। बसूरत दीगर ये भी एक रस्मी सियासी बंदोबस्त साबित होगा। इसी तमाम सियासी शोर में एक और अहम पहलू 27वीं और 28वीं यानी तरमीम का है, जिन पर कौमी सतह पर बहस जारी है। 27वीं तरमीम के बाद ही बात हो रही है कि जी 28वीं तरमीम में मुमकिना तौर पर बल्दियाती निज़ाम, नए सूबों का क़याम और इंतज़ामी यूनिट्स का इजाफा शामिल होने के इम्कानात पर गौर हो रहा है। अलगर्ज सियासी तौर पर सूरत हाल अपने अंदर ही एक हलचल कायम कर चुकी है। क्या 8 फरवरी को PTI एक मुतासिर कुन पावर शो दिखा सके? क्या मुज़ाकरात को बढ़ाने के लिए हुकूमत अचकज़ई साहब की मुलाकात अडियाला में इमरान खान साहब से कराएगी? इस सब पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी साहब। सर, आपको वेलकम करती हूँ सुनो राउंड अप में। फवाद साहब, आप लोग भी काफी अरसे से मुज़ाकरात के लिए कोशिशें कर रहे थे और अब हुकूमत ने अपोजिशन लीडर्स की तैनाती करके एक अच्छा सिग्नल दिया है। आपको क्या लगता है, अचकज़ई साहब और राजा नासिर अब्बास साहब के जरिए अब मामलात के हल होने की कोई उम्मीद है, कोई बेहतरी आएगी? देखिए, ज़ाहिर है कि ये एक जो कदम है वो बिल्कुल दुरुस्त सिमत में एक कदम है और इससे डेफ़िनेटली एक राब्ते की जो इम्कानात हैं वो रोशन हुए तो हैं। लेकिन ये कहना कि इसके नतीजे में कोई बहुत बड़ा कदम हो जाएगा, ऐसा नहीं है। मेरे ख़्याल के अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट कदम था, हमने नेशनल डायलॉग कमेटी का जो एलामिया जारी किया था, उसमें हमने कहा था कि आप अपोज़िशन लीडर्स अपॉइंट करें, जो अल्हम्दुलिल्लाह हो गए। लेकिन असल बात ये है कि आप सियासी असीरान के लिए क्या पॉलिसी लेते हैं। हम्म। आई थिंक द मोस्ट क्रूशियल डिसीजन गवर्नमेंट हैज़ टू टेक इज़ कि क्या वो ख़वातीन असीरान को रिहा करने के लिए तैयार होते हैं या नहीं होते। अभी भी आप देखेंगी कि ये अपोज़िशन लीडर्स जो बने हैं, इनकी तैनाती के फ़ौरन बाद कल फिर अडयाला के बाहर फिर जो है वो तशद्दुद हुआ, रोका गया। इमरान खान की हम्म। मुलाकातें अभी तक बंद हैं। सो पीटीआई हालात में कोई तब्दीली नहीं आई है हम्म। और इस वक़्त जो सूरत हाल है वो ये है कि एक तरफ 8 फरवरी की जो एक कॉल है उसका काम हो रहा है जो सोहेल हम्म। अफरीदी कर रहे हैं। दूसरी तरफ अचकज़ई साहब ने मुज़ाकरात की भी बात कही है। अब हम्म। हुकूमत के ऊपर है कि वो इन दोनों चीज़ों को कैसे बैलेंस करती है हम्म। और बैलेंस करने के लिए हुकूमत को जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, पॉलिटिकल असीरान हैं, उनकी तरफ अपना जो रवैया है वो तब्दील करना चाहिए। बिल्कुल। और महमूद अचकज़ई साहब ने आज ये कहा भी और दीगर PTI रहनुमा भी ये इसरार कर रहे हैं कि हमें ना सही अचकज़ई साहब को ये अडियाला में इमरान खान से मुलाकात के लिए भेज दें, कोई बातचीत हो जाए। आपका क्या ख्याल है, हुकूमत राजी हो जाएगी, कोई रास्ता बन जाएगा? और इमरान खान साहब को भी आप बड़ा पुराना जानते हैं, अगर अचकज़ई साहब मिल भी लेते हैं तो क्या इमरान खान साहब को भी किसी बात पर वो कायल कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो डिमांड है इमरान खान साहब से इस वक़्त मिलने की, ये बिल्कुल बेतुकी है। इमरान खान से मिल के आप क्या उनसे नई बात करेंगे और आप उनसे क्या नई बात मनवा लेंगे? अचकज़ई साहब को जिस बुज़ुर्ग महर ने भी ये मशवरा दिया है, देखिए आप इमरान खान जो हैं वो 3 साल से जेल में हैं, सारी पार्टी जेल में है। आप उनसे क्या तवक्को करेंगे कि वो अपना स्टांस जो है वो तब्दील भी कर लें और उन्हें कुछ मिले भी ना?
हुँ, खाली मुलाकात अचकज़ई साहब की जो है वो कोई अहमियत नहीं रखती। अचकज़ई साहब के हाथ में या जो भी मिले उसके हाथ में कुछ हो तो वो आगे जाके बात करेगा ना। हुँ, और हुँ। दूसरा प्रॉब्लम ये है अचकज़ई साहब इमरान खान को नहीं जानते। पहले तो आप ये शरिया आपको तो याद होगा क्योंकि आप तो ये प्रोग्राम कर रही हैं बड़े तवील अरसे से। ये जो सारे लोग हैं अचकज़ई साहब हो जाएँ और तहफ़्फ़ुज़ आइन में शामिल बाकी पूरी टीम हो जाए, जी। ये एक क्रूशियल किरदार थे जो इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लेकर आए। पीडीएम वगैरह में, और हाँ। वो उस साज़िश में जिसके ज़रिए तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत को चलता किया गया, ये तमाम लोग बहुत अहम उनका किरदार रहा है। हुँ। अब ये कहना कि वो रातों-रात आपने लीडरशिप तो दे दी है उनको इस तहरीक की, लेकिन ये कहना कि इमरान खान के लेकिन दिल फिर में भी सर ये इनके लिए नाम भी बहुत तो बड़ी वहीं जगह से पैदा आया है ना, हो गई। इमरान खान साहब की जानिब से ही आए हैं ना ये 2 नाम। बिल्कुल उनकी तरफ से आए हैं, लेकिन मैं आज ये कह रहा हूँ कि ये इसलिए आए हैं कि पीटीआई के अंदर कोई बंदा नहीं बचा था, जिसको इमरान खान ये क़यादत सौंप सकते। लिहाज़ा इस वक़्त उन्होंने ये क़यादत जो है वो इन लोगों को सौंप दी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हर बात इमरान खान से मनवा सकेंगे। और इमरान खान से अब क्या मनवाएँगे? पहले तो ये है कि कोई माहौल बने जिसके बाद हुकूमत को कंसेशन ऑफ़र करे पीटीआई को, जिसके जवाब में पीटीआई के लोग जाके खान साहब से इंसिस्ट कर सकें कि चूँकि आपको ये कंसेशन ऑफ़र हुई है, लिहाज़ा हमें हुँ, भी क कम से कम जो सोशल मीडिया का इस्तेमाल है, उसके ऊपर हमें आपकी गाइडलाइंस जो हैं वो चाहिए और उनको हमें बदलना चाहिए। हुँ। ये वो बुनियादी बात है जिससे बातचीत आगे शुरू होगी। क्योंकि चूँकि ये कहा जा रहा है कि जी मज़ाहमत होगी तो फिर मफ़ाहमत की तरफ बढ़ेंगे। अब 8 फरवरी को तहरीक-ए-इंसाफ ने एहतजाजी कॉल का भी ऐलान किया हुआ है, लेकिन अभी तक कोई उस बारे में भी कोई वाज़ेह लाएअमल नहीं है। आपको क्या लगता है ये पहिए जाम हड़ताल और ये सारा जो पावर शो कोई कर पाएगी पीटीआई, जिससे हुकूमत पर कोई प्रेशर आए, कोई उस तरह की मज़ाहमत नज़र आ जाए, या सड़कों पर आने से इमरान खान साहब को कोई रिहाई तो ख़ैर नहीं मिल सकती, लेकिन वो जो एक डेडलॉक है, कुछ बेहतरी हो सके? यू थिंक सो कि वो 8 फरवरी को कुछ बड़ा शो होने वाला है? देखिए, पहली बात तो ये कहना कि दबाव नहीं आएगा, ये तो दुरुस्त नहीं है। अच्छा। ये हुकूमत इतनी मज़बूत है नहीं कि ये कोई इसके लिए कोई लाखों लोग सड़क पे चाहिए। इवन आप देखें कि एक कॉलम, एक फ़िक्रा किसी प्रोग्राम में कहा हुआ, वो ही इस हुकूमत को इतना वज़नदार लगता है कि ये इनको सेंसरशिप्स पे जाना पड़ता है, कॉलम ख़त्म करवाने पड़ते हैं और ये इनकी सकत नहीं है कि ये कोई बड़ी तहरीक जो है उसको ये सँभाल सकें। हुँ, हुँ। लिहाज़ा 8 फरवरी को कुछ ना भी हो, तो भी हुकूमत अभी से आप देख रही हैं कि एक दबाव में है और उसका इज़हार रोज़ ही हमें नज़र आ रहा है। अब अगली बात ये है कि जो ये ठीक है। तरीक़ाकार क्या हाँ, होगा? मेरे ख़्याल के अंदर पीटीआई इस दफ़ा बड़ा शिरूर खेल रही है। अच्छा। वो 8 फरवरी को आगे ले जाएँगे और वो 24 फरवरी तक चले जाएँगे। 24 से फिर उसको वो 8 मार्च तक ले जाएँगे। सो पीटीआई जो है वो अपनी जो ताकत का इज़हार करना या इस तरह से जैसे पहले माज़ी में वो उन्होंने बराह रास्त टकराव किया है, वो नहीं करेंगे। वो अपना प्रेशर बरकरार रखेंगे और वो प्रेशर हुकूमत की गवर्नेंस में आपको रोज़ाना नज़र आ रहा है। मिसाल के तौर के ऊपर ये कहना कि 8 फरवरी गुज़रेगा तो हम इमरान खान की मुलाकातें कराएँगे, उससे पहले तो हम मुलाकात ही नहीं कराएँगे। हुँ, हुँ। This itself kind of I think सक्सेस ऑफ पीटीआई कॉल कि हुकूमत इतनी बैकफुट पे है कि वो इमरान खान की एक ट्वीट से, एक बयान से इतनी खौफज़दा है कि उनको वो मिलने नहीं दे रही। सो पीटीआई जो है वो अपना दबाव बरकरार रखेगी और हुकूमत को जिस तरह मैंने कहा कि उनकी लेजिटिमेसी इतनी बड़ी सवालिया निशान है कि कोई बहुत बड़ी मुहिम चाहिए भी नहीं उनको हिलाने के लिए। हुँ, और ये इसके अलावा अब देखना ये है कि क्या अगर मैं हुकूमत में हूँ तो देखिए ना मैं तो यही मशवरा दूँगा कि पाकिस्तान को एक नॉर्मल मुल्क लगने दें और हुँ। इन्वेस्टमेंट्स आएँ, कुछ चीज़ें आएँ। इस वक़्त हमारे पास बड़ा चांस भी है, जो यूएई की सूरत-ए-हाल हो गई है जी। कि हमारी इन्वेस्टमेंट्स कम से कम पाकिस्तानियों का पैसा तो वहाँ से निकल के वापस आए। हाँ, हाँ। उसके लिए एक रिकन्सिलिएशन एफर्ट जो है वो होनी चाहिए और उसी से ही इकोनॉमी जो है वो ऊपर जाएगी। हुँ। बट देन इट्स अप टू गवर्नमेंट एंड एस्टेब्लिशमेंट। लेकिन हुकूमत को किस चीज़ का खौफ है? पीटीआई से आप कह रहे हैं कि इतना ज़्यादा प्रेशर वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, बट कैसे? अगर वो बैकअप काफ़ी स्ट्रॉन्ग है उनका, उनको पता है कि पीटीआई के इस तरह के एहतजाज हमें हिला नहीं सकेंगे। एक एक तो बात ये है ना कि लाखों लोग निकल आए। लाखों लोग शायद पीटीआई वो के कैसे एहतजाज पे तो पॉसिबल हो? ना जहाँ हम निकले। देखते हैं पीटीआई में ले इख्तिलाफात भी बेतहाशा हैं।
इतने सारे सेंटर्स हैं, एक तरफ जो है अलीमा खान साहिबा, बैरिस्टर गौर, सुहेल आफरीदी, इन सबके अलग-अलग हैं। आप देख रहे हैं कि हर किसी की अपनी-अपनी राय है। लेकिन शरिया इनकी इन सब की मिलके भी कोई हैसियत नहीं है ना। हुँ, असल तो इशू ये है कि लोग तो निकलते हैं इमरान खान के नाम पे। अब और अभी फ़िलहाल कम से कम सोहेल अफरीदी हैज़ अटेन्ड दैट काइंड ऑफ आई थिंक एक उनको क्राउड मिल पुल गई थोड़ा है बहुत चीज़ किया, हाँ। कि वो एहतजाज के ऊपर लोग सोहेल अफरीदी की बात सुनेंगे। हुँ, सो इसलिए ये कहना कि वो उनके अंदर ग्रुपिंग है या जो भी है, वो मैटर नहीं करती। व्हाटएवर सोहेल अफरीदी जो डेट देंगे, उसके ऊपर एहतजाज होगा। हुँ, वो जब निकलेंगे, लोग उनके साथ निकलेंगे। अभी भी आपने एबटाबाद में देखा, हरीपुर में देखा और जो पीटीआई का इस वक़्त मकसद है कि हुकूमत को जिस तरह हम पंजाबी में कहते हैं ना कि बौंथल जाए, हुँ, ये हुँ, हुकूमत जो है वो एक बौंथल गई हुई है और आई थिंक कि अगर इसको प्रेशर थोड़ा उन्होंने और बढ़ाया तो ये और प्रॉब्लम में आएँगे। अलबत्ता इसका नुकसान ये है कि आपका मुल्क जो है वो मज़ीद पॉलिटिकल टर्मॉइल में जा रहा है। हुँ, 8 फरवरी से पहले हुकूमत को ये चाहिए कि मुज़ाकरात ओपन करे और पाकिस्तान ये जो एहतजाज है पीटीआई का इसको कोशिश करे कि ये टोकन एहतजाज में चला जाए हुँ, और उसके बाद मुज़ाकरात से चीज़ जो है वो आगे बढ़े। हुँ, पाकिस्तान का इंटरेस्ट तो ये है, हुकूमत का इंटरेस्ट भी ये है। अब देखते हैं कि वो इसको फ़ॉलो करते हैं या वो मज़ीद वो ये इंतज़ार करेंगे कि लाखों लोग निकलेंगे ही तो हम रिएक्ट करेंगे। तो फिर देखिए ना पहले मिथ ये थी कि इमरान खान जेल नहीं काट सकते, इमरान खान ने जेल काट ली। हुँ, फिर था कि पीटीआई खत्म हो जाएगी, पीटीआई नहीं खत्म हुई। अब हुँ। आखिरी मिथ ये है कि नहीं जो भी हो जाए लोगों ने नहीं निकलना। तो अब अगर लोग निकल आए तो फिर क्या करेंगे? हाँ, और वैसे भी आपने पिछले दिनों में एक और भी तो चीज़ हाइलाइट की थी कि पीटीआई की जो मौजूदा लीडरशिप है, वो इमरान खान समेत दीगर रहनुमाओं को जेल से बाहर लाने में इसलिए भी इंटरेस्ट नहीं रखती क्योंकि अगर शाह महमूद कुरैशी साहब या यास्मीन राशिदा साहिबा बाहर आ गईं, तो क़यादत उनके पास चली जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि मौजूदा पीटीआई की क़यादत से पीटीआई के वो सीनियर रहनुमा जो असीर हैं, उनकी पॉलिसी मुल्की सियासत को लेकर मुख्तलिफ है क्या? नहीं, उन्होंने तो 2 खत लिखे हैं ना हुँ, और उसमें उन्होंने बात कही है, मुफ़ाहमत की, उन्होंने टेम्परेचर नीचे लाने की बात की है, बातचीत की बात की है। अ, उन्होंने तो बड़ी वाज़ेह तौर के ऊपर जो है ये गुफ्तगू की है और अपना खत लिख के अपने मौक़िफ़ का इज़हार किया है। और पीटीआई की लीडरशिप जो बाहर है वो तो आपके सामने है, ये लोग तो पहले हर वक़्त एहतजाज और इनकलाब ही की बात करते थे। ये तो हुँ, फिर जब हमने बात कही और उसको एंडोर्स किया कोट लखपत के असीरान ने, तो फिर इन्होंने अपनी पॉलिसी जो है वो तब्दील की है। हुँ, तो आई थिंक इनकी पॉलिसी तो डिफरेंट थी लेकिन अब अगर ये भी मुज़ाकरात की तरफ आ रहे हैं तो अच्छी हुँ, बात है। इसको हमें एनकरेज करना चाहिए और जो भी पाकिस्तान के मसाइल हैं वो इनकलाब से हल होने वाले हैं नहीं। हुँ, अगर हो ना कि इनकलाब आ जाएगा तो उसके नतीजे में पाकिस्तान ठीक हो जाएगा, वो नहीं होना। हुँ, अल्टीमेटली आपको टेबल पे अल्टीमेटली आना पड़ेगा। बातचीत ही करनी पड़नी है, हुँ। कितना नुकसान करके आप बातचीत की तरफ आते हैं। एस्टेब्लिशमेंट, हुकूमत और पीटीआई तीनों ने ये सोचना है कि और हमने मुल्क का कितना नुकसान करके बैठना है मुज़ाकरात पे, ये एक सवाल है। हुँ। आपने मुज़ाकरात के लिए नवाज़ शरीफ साहब को भी कहा कि वो भी अपना कोई रोल अदा करें। आपको नवाज़ शरीफ साहब से क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? क्या ऐसा रोल वो अदा कर सकते हैं जो शहबाज़ शरीफ साहब नहीं कर सकते हैं? देखिए, नवाज़ शरीफ साहब की एक 50 साल की सियासत है। ये अभी महमूद अचकज़ई साहब का ही देख लें, हुँ, जिसमें उन्होंने बहरहाल नवाज़ शरीफ साहब जो है, उनका एक रोल तो है। इसी तरीके से मेरे ख़्याल में असीरान की रिहाई में नवाज़ शरीफ साहब बड़ा अहम किरदार अदा कर सकते हैं और उनकी अगर ताल्लुकात हैं लोगों से, जैसे अचकज़ई साहब का उनसे ताल्लुक है बाकी लोगों का उनसे ताल्लुक है और लोग नवाज़ शरीफ से कंफर्टेबल फ़ील करते हैं, बात करते हुए भी। और एक अथॉरिटी जो नून लीग की है, वो तो नवाज़ शरीफ में वेस्ट करती है। हुँ, तो इसलिए नवाज़ शरीफ साहब का रोल तो है बहरहाल और इसीलिए अगर हमने कोई भी फ्रेमवर्क बनाना है फ्यूचर का और उसमें पॉलिटिकल पार्टीज़ की इंक्लूजन होनी है, तो फिर नवाज़ शरीफ साहब को बैठना पड़ेगा और इमरान खान, नवाज़ शरीफ, आज़म जो राना जो साहब सीनियर्स कहते हाँ। हैं कि राना स हुँ, इन सबको आपस में बैठ के बड़े फैसले जो हैं वो करने चाहिए। और अगर हम एक स्टेबिलिटी चाहते हैं मुल्क के अंदर, तो डेफ़िनिटली हमें ज़रूरत है कि ये लोग इनके साथ मिल के हम आगे बढ़ें। हुँ। सर एक और चीज़ है, पीटीआई के लोग ये एतराज़ उठाते हैं कि आप बगैर नाम लिए कह देते हैं कि पीटीआई के सीनियर पार्लियामेंटेरियंस या रहनुमा भी आपसे राब्ते में हैं और मुज़ाकरात चाहते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। आखिर आप क्यों खुलकर उनका नाम क्यों नहीं लेते? बता क्यों नहीं देते किन रहनुमाओं से आपकी बात होती है और कौन मौजूदा लीडरशिप से नाला हैं? देखिए, पहली बात तो है कि मौजूदा लीडरशिप से तो सारी ही पार्लियामेंटेरियंस नाला हैं और वो तो हुँ, परसों आपने देखा ही, जो उन्होंने रिज़र्वेशन दी है उसके ऊपर। अ,
और हम नाम लेने में प्रॉब्लम ये है कि फिर ये अपने लोग इन्होंने अपने जो पेड सोशल मीडिया के लोग रखे हुए हैं वो उनके पीछे लग जाते हैं। तो इसलिए लोग ज़रा खौफज़दा हो जाते हैं। हुँ, सारे लोग उतना प्रेशर तो नहीं ले सकते जितना हम ले लेते हैं। लोग जो हैं वो डरते भी हैं, करते भी हैं। हम तो ज़रा परवाह ही नहीं करते कि जो बंदा जो मर्ज़ी करता रहे। हम हुँ, तो अपना पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं और हमारा पॉइंट ऑफ व्यू कई लोगों को अच्छा लगता है, कई लोगों को बुरा लगता है, बट दैट्स हाउ इट इज़। हुँ, अ, तो दूसरी बात ये है कि पीटीआई के अंदर जो कंसेंसस अब इमर्ज हुआ है मुज़ाकरात के लिए, ये तो बातचीत आप होनी भी चाहिए। एप्रिशिएट करेंगी कि ये हमारी ही मौक़िफ़ था। हुँ। पीटीआई का तो ये मौक़िफ़ नहीं था, वो तो बिल्कुल, इनकलाब वरना के तो ऊपर कुछ लोग अरसे बैठे पहले हुए तक थे। तो जो मुज़ाकरात की बात करते थे, उन पे भी गद्दारी और यही बात होती थी कि वो विकेट के दोनों तरफ खेल रहे हैं, इस बात पे आ जाती थी। एब्सोल्यूट। सर अब आपको तो पता ही है हाँ, अब तो सर आपको सुबह पता के ही है कि जो सोशल मीडिया के लोग बैठे हुए हैं या हुँ, जो सारे बहुत सारे ट्रोल्स जो हैं वो लोगों ने पेड अब तो टीमें बनाई हुई हैं। तो वो सब जो है वो उनका यही था कि वो एक माहौल ख़राब करने में उनका बड़ा रोल रहा है। तो हुँ। अब ये है कि कम से कम अब एक कंसेंसस तो इमर्ज हुआ है कि डायलॉग इज़ द ओनली वे फॉरवर्ड। बिल्कुल। सर सूबों के हवाले से भी बहस दोबारा बढ़ गई है और 28वीं तरमीम की बातें दोबारा ज़ोर पकड़ गई हैं कि जी नए सूबों का क़याम होना चाहिए, बलदियाती निज़ाम, एनएफसी वार्ड्स का मामला सब किया जाए। आपकी क्या राय है, क्या नए सूबों का क़याम होना चाहिए और कौन से नए सूबे होने चाहिए? या फिर देखिए बलदियाती नए निज़ाम को इतना स्ट्रॉन्ग कर दिया जाए? नए सूबों की जो बहस है वो फ्रैंकली काफ़ी कंट्रोवर्शियल है और हुँ, उसमें जब तक एक बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल कंसेंसस नहीं होगा, पाकिस्तान को इसका बड़ा नुकसान पहुँचेगा। इसलिए मेरी नज़र में आप इट्स अ रिप्लेसमेंट है कि आप लोकल गवर्नमेंट बना दें। हुँ, जब आप 2001 का जो परवेज़ मुशर्रफ साहब का कानून है, वो ओरिजिनल हालत में अगर आप उसको नाफ़िज़ कर देते हैं, तो हुँ, उसके बाद आपको सूबों की ज़रूरत भी नहीं रहती। आप जो न्यूयॉर्क का अगर आप सिस्टम देखते हैं या टेक्सास का या लंदन का सिस्टम देखते हैं तो वो 2001 के कानून के बड़ा करीब है। सिर्फ ये है कि आप डायरेक्ट इलेक्शन उसमें कर दें पूरे डिस्ट्रिक्ट का तो उससे एक जो लीडरशिप है नई वो इमर्ज होगी। आपके पास फिर तकरीबन 100 सवा 100 ऐसे लोग होंगे जो कि डायरेक्टली इलेक्टेड पूरे डिस्ट्रिक्ट के लीडर होंगे। एंड आई थिंक दैट इज़ द ओनली वे फॉरवर्ड हुँ, कि जिसके ज़रिए आप चीज़ें जो हैं वो बना सकते हैं, कर सकते हैं और इसको ही लेके आगे चलना चाहिए। हुँ। अगर हमने महज़ ऐसे ही करना है कि जिस तरह से ये पंजाब का भी कानून उन्होंने बनाया है और ऐसे ही करना है, वो तो फिर तो ज़ाहिर है उसका फ़ायदा कोई नहीं है। हाँ जी, अगर गैर अगर जमाती एस्टेब्लिशमेंट चाहती सिस्टम। है लेकिन कि सर दूसरी पाकिस्तान के तरफ अंदर एक और तब्दीली इतराज़ भी आए तो है तो ना वो कि कराची में सिंध में बलदियाती निज़ाम है, लेकिन वहाँ भी वो कहते हैं कि हालात देख लें अब क्या हो रहा है वहाँ पर और वहाँ फिर नुमाइंदे यहीं इन्हीं में से ही तो आते हैं, इन्हीं सियासी जमातों में से। तो व्हाट रियली मेक्स अ नहीं तो डिफरेंस? वो लोकल गवर्नमेंट सिस्टम तो कुछ भी नहीं है ना, वो हुँ, तो बेसिकली प्रोविंशियल गवर्नमेंट की आर्म है। हुँ, उसमें तो आप देखिए कि कराची के मेयर के पास तो कोई इख्तियार नहीं है, वो तो 1979 का लॉ उन्होंने बनाया हुआ है। फिर उसमें भी जिस तरीके से आए, असूली तौर के ऊपर आपको पता ही है कि बल्दियाती इलेक्शन तो जमात इस्लामी जीत गई थी और पीटीआई और जमात इस्लामी का मेयर होना चाहिए था। हुँ, लेकिन वहाँ पे धांधली करके, ज़ोर ज़बरदस्ती करके जो है वो पीपल्स पार्टी का मेयर बनाया गया। अगर ऐसे इलेक्शन करवाने हैं और ऐसे सिस्टम बनाना है, तो फिर तो आप देखिए कुछ भी कर लें तो वो तो नहीं चल सकेगा। हुँ, आपने पहला फैसला ये करना है कि आपने ऑनेस्टली लोगों को ये मौका देना है कि वो अपने नुमाइंदे चुनें। और अगर आप ये मौका नहीं दे सकते, तो फिर आप बेशक यही सिस्टम जैसे आप चला रहे हैं ऐसे ही चला लें। इसको बिल्कुल ही ख़त्म कर दें, वो तो अलहदा बात है। लेकिन देखिए एक बुनियादी चीज़ है, अगर आपने डेमोक्रेसी रखनी है, आपको इख्तियार फिर लोगों को देना पड़ेगा कि वो अपना नुमाइंदा इलेक्ट करें और हुँ। वो अपना नुमाइंदा घर भेज सकें। और अगर फिर इस उसको तरह से काउंटेबल भी आपने ठहराए क्योंकि एक आईनी तरमीम और सियासी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज के हवाले से तो बातें हो रही हैं, लेकिन जो अवामी रिलीफ की बात हुकूमत भी नहीं कर रही और ना ही अपोजिशन का कोई चेक एंड बैलेंस है कि वो इस मामले पर हुकूमत को काउंटेबल करे। महंगाई, बेरोजगारी समेत मुख्तलिफ मामला आते हैं। आपको लगता है कि अवाम की इश्यूज को पसे पुश डालकर सियासी जमातें अपने लिए ही अदम जवाब पैदा कर रही हैं? नहीं, ये तो मैं आपसे बिल्कुल एग्री नहीं करता। अवाम का जो सबसे बुनियादी चीज़ है, वो ये है कि हुकूमत अवाम बनाए और हम्म, अवाम घर भेजें और इस हम वक़्त तो जो तमाम बहस है, वो इस नुक्ते के ऊपर हो रही है। लिहाज़ा पाकिस्तान के अंदर अगर ये कहा जाए कि एक इंतहाई फंडामेंटल बहस है, हम्म, जिसमें इस वक़्त सोसाइटी डिवाइड है, तो गलत नहीं होगा। और इसके साथ मईशत ज़रूर जुड़ी हुई है, इसके साथ आपकी गवर्नेंस ज़रूर जुड़ी हुई है। हम्म, लेकिन इस तमाम सवालों का जो फादर ऑफ ऑल क्वेश्चंस है वो या मदर ऑफ ऑल क्वेश्चंस है, वो यही है कि आपकी हुकूमत किसने बनानी है और किसने घर भेजनी है। जब तक ये फंडामेंटल क्वेश्चन रिज़ॉल्व नहीं होता, कोई और सवाल उसकी जगह नहीं ले सकता।
बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया वफाकी वजीर फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, वक्त छोटी सी ब्रेक का, देखते रहिए सुनो राउंड। वेलकम बैक टू सुनो राउंड अप। नाज़रीन, डोनाल्ड ट्रंप का गजा बोर्ड ऑफ पीस बज़ाहिर एक ऐसे वक्त में सामने आया है जब दुनिया शदीद जुग्राफाई और सफारती इंतशार का शिकार है। बहरीन, मुत्तहिदा अरब अमारात, मराकश और इसराइल की शमूलियत ने इस बोर्ड को फौरी तौर पर वजन जरूर दिया है। बज़ाहिर ये बोर्ड गजा की बहाली, ताउन और इस्तेहकाम के लिए बनाया जा रहा है, मगर सवाल यह है कि क्या ये वाकई अमन का मंसूबा है या आलमी सियासत को एक नए ताकतवर महवर के गिर्द तरतीब देने की कोशिश। ट्रंप का यह दावा कि बोर्ड ऑफ पीस अक़वाम मुत्तहिदा का मुतबादिल नहीं, इस वक्त कमजोर पड़ जाता है जब उसी दौरान इसराइल मकबूजा मशरक़ यरूशलेम में अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे के हेडक्वार्टर को मिसमार कर देता है। अगर अमन वाकई मकसद होता तो अक़वाम मुत्तहिदा के इदारों को जमीन बोस करने के बजाय उनके साथ हम आंगी दिखाई देती। अगर ट्रंप वाकई अक़वाम मुत्तहिदा के मुतवाज़ी निज़ाम बनाने के ख्वाह नहीं तो फिर इसराइल के ऐसे इक़दामात पर खामोशी क्यों? ट्रंप का आलमी रवैया एक वाज़े पैटर्न दिखाता है, अमन की बात मगर ताकत के इस्तेमाल में बेरहमी। वेनेजुएला के तेल बरादर जहाजों पर कब्जा, ग्रीनलैंड पर कंट्रोल की ख्वाहिश, फ्रांसीसी सदर को ओहदे से हटाने के बयानात, यही तर्ज फिक्र ईरान के मामले में भी झलकती है, जहां हमले की धमकियों और पिस्पाई के बयानात ने खित्ते को मुस्तकिल खौफ में मुब्तला रखा हुआ है। ईरान की जानिब से जिहाद के फतवे का इंदिया और आलमी रिपोर्ट्स ये साबित करती हैं कि एक गलत कदम पूरे मशरिक़ वुस्ता को जंग की लपेट में ले सकता है। इसी पसे मंजर में अफगानिस्तान एक ऐसा गैर मुस्तहकम अंसर बन चुका है जहां तालिबान हुकूमत का ज्यादातर बजट जंगजुओं पर खर्च होता है और मुल्क आलमी दहशतगर्द तंजीमों की अमाजगाह बन चुका है। क्या हम तीसरी आलमी जंग की जानिब बढ़ रहे हैं? पाकिस्तान को खित्ते हाल में किन दिफाई और सफारती ऑप्शंस के लिए तैयार रहना होगा? इन मौज़ूआत पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं दफाई तजज़ियाकार एयर कमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब। सर, आपको वेलकम करती हूँ। खालिद साहब, गजा बोर्ड ऑफ पीस में इसराइल, यूएई, बहरीन और मराकश की शमूलियत के बाद क्या ये फोरम क्रेडिबल पीस मैकेनिज्म बन सकता है या ये सिर्फ एक पॉलिटिकल ऑप्टिक्स एक्सरसाइज है? जी, बहुत शुक्रिया मिश्रा जी, आपने इनवाइट किया। देखिए, ये तो टर्म्स तब पता लगेंगी जब रूल्स ऑफ एंगेजमेंट क्लियर होंगे, क्योंकि मैं डे वन से जब ये हुआ था एग्रीमेंट, उतने महीनों से यही अर्ज कर रहा हूँ कि देखिए, जब तक इसके रूल्स ऑफ एंगेजमेंट, इसके बायलॉज, इसकी एम्पावरमेंट क्या होगी। बोर्ड ऑफ पीस तो बहुत अच्छी चीज़ है कि चलें, एक पीस के लिए कोई भी नहीं चाहेगा दुनिया में जो पीस ना हो उस इलाके में, से तो कोई शक नहीं है, लेकिन उसकी एग्जीक्यूशन सारी डिपेंडेंट या गवर्न करेगी उसके रूल्स क्या होते हैं, वो कौन तय करता है। आया इजरायली डोमिनेटेड होंगे, आया इन मुल्कों का जो पीस के लिए बोर्ड बनाया गया ये तय करेंगे, और ओवर रूलिंग किसके पास होगी, मेजॉरिटी के जरिए होगा या कुछ प्रोडोमिनेंट फैक्टर्स होंगे, जैसे मैंने इजराइल फैक्टर कहा है, तो ये उस पर डिपेंडेंट होगा ये कितना लास्टिंग होता है, क्योंकि ये जाहिर अक़वाम मुत्तहिदा खुद नहीं कर रही। जब अब यूनाइटेड नेशंस इसमें डायरेक्ट इसको सुपरवाइज नहीं कर रही, एंगेज नहीं कर रही, एग्जीक्यूट नहीं कर रही, तो फिर ओपन एंडेड है, या अमेरिकन प्रेसिडेंट की वो ख्वाहिश पर होगा। और आपको पता है वो जिस मूड में होते हैं कि बाज़ दफ़ा उन्होंने अगर कोई सोच लिया कि ये करना है तो फिर शायद बोर्ड की भी वो ना सुने कल को। तो ये सारा डिपेंडेंट होगा कि डूएबल कितना है, एक्शनेबल उनके ये सारी एग्जीक्यूशन होती है या एक थ्योरेटिकल होती है या इनका सिंबॉलिक बोर्ड की प्रेजेंटेशन है। जी, यहाँ पे देखना पड़ेगा कि उसको एम्पावरमेंट कितना किया जाता है इस बोर्ड को। अगर ये एम्पावर्ड बोर्ड हुआ जैसे जो खुद फैसले करे, इंडिपेंडेंट करे, विदाउट एनी बायसिज्म टू एनी साइड, फिर तो डेफिनेटली एक्शनेबल भी लगता है, डूएबल भी लगता है, कामयाब भी हो सकता है। लेकिन अगर ये ओपन एंडेड रहा और जैसे मैंने कहा कि कुछ एलिमेंट दूसरे फैक्टर ऐसे आ गए, तो फिर शायद मुझे लगता है कि वो कामयाबी इसको ना मिले। सही। और सर, इसराइल एक तरफ पीस बोर्ड का हिस्सा है, दूसरी तरफ गजा में मुसलसल जारी है। जंगबंदी के बाद से अब तक 470 अफराद को मजीद शहीद किया जा चुका है और उनमें 100 छोटे बच्चे थे। हत्ता कि अक़वाम मुत्तहिदा की इमारतें गिराई जा रही हैं। कैन इसराइल बी ट्रस्टेड एज अ पीस पार्टनर जहां वो खुद एक बहुत बड़ा क्राइम कमिटेड है? देखिए, ये जब तक ये क्लैरिटी नहीं आती कि ये पैलेस्टीनियन को एज अ स्टेट माना जाएगा और वो डूएबल होगा, मुझे नहीं लगता इसका कोई भी रिजल्ट शॉर्ट टर्म होगा। पीस अब अगर बॉम्बिंग रुकवाने के लिए सारा कुछ किया था फिर तो बहुत अच्छा है, लेकिन आया बॉम्बिंग रुकने के बाद यही हमारा सारा फराइज खत्म हो जाते हैं। देखिए, ओस्लो एग्रीमेंट हुआ था और ओस्लो एग्रीमेंट तकरीबन 1992 और 93-94 में हुआ था ये सारा प्रोसेस। उसके तहत पीएलओ जो पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन के यासिर अरफात साहब थे, उनको कहा गया था कि आप पीस एग्रीमेंट साइन कर लें ओस्लो में, अमेरिका और इजराइल की मौजूदगी में, अपने आप को डिसआर्म करें और हम आपको टू स्टेट का भी इंडिपेंडेंट का ऑप्शन देते हैं। इस मुआहदे को 32-33 साल हो गए। अब देखिए,
कोई हो सका कुछ को 2 स्टेट का। और ये जो एग्रीमेंट हुआ था अभी सीज फायर जो चंद महीने पहले हुआ था, या नेतन्याहू ने अपने लैंड करते ही इजराइल में इस मुआहदे के बाद अपनी हिब्रू जुबान के अंदर एक इंटरव्यू दिया था, वो मैंने जब देखा तो उसमें उन्होंने कहा था कि मैंने तो कोई वादा नहीं किया 2 हाँ जी। स्टेट का। यानी जिस चीज से जो हम इफेक्ट्स पर जा रहे हैं कि बॉम्बिंग रुक जाए, हमास को रोक लिया जाए, ये सब हो क्यों रहा है? इतने जाने क्यों जा रही हैं सैकड़ों के हिसाब से, और पहले भी 70,000 करीब चली गई। उन्होंने जान इसलिए तो नहीं दी थी कि बॉम्बिंग बंद करानी थी, उन्होंने जान इसलिए दी थी कि कल को एक लॉन्ग टर्म में एक पीसफुल 2 कंट्रीज को एग्जिस्ट करें, एक उनके लिए इंडिपेंडेंट राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन होनी चाहिए। 1948 में वादा एक किया फेयर गया था, जस्टिस सिर्फ मिलना चाहिए, 15% बिल्कुल। हाँ। 15% ज्यूज रहते थे उस वक्त सिर्फ इस एरिया में, बाकी सारे फलस्तीनी थे। फिर पूरी दुनिया से ज्यूज को लाया गया, यहाँ आबाद किया गया, यहाँ पे उनकी मेजॉरिटी बढ़ाई गई, फिर वादा किया गया कि हम आपको देंगे स्टेट, और 48 से लेके आज तक सारे वादे चल रहे हैं, डुएबल नहीं हो सका अनफॉर्चुनेटली। और अगर हम डोनाल्ड ट्रंप साहब की बात करें तो जितने वो अनप्रिडिक्टेबल हैं और जितनी कॉन्ट्रडिक्शंस हैं उनकी कॉल और फेल में, और कि एक तरफ वो पीस मेकिंग की बात करते हैं, वो कहते हैं कि जी मैं बहुत बड़ा पीस मेकर हूँ, दूसरी तरफ वो वेनेजुएला के तेल के जहाज जब्त करते हैं, फ्रांस को धमकाते हैं, ग्रीनलैंड पर कब्जे की बात करते हैं। कैन सच अ लीडर बी ट्रस्टेड इंटरनेशनली? आप ट्रस्ट कर सकते हैं? देखिए, मैं प्रेसिडेंट ट्रम्प को 2 तरह से देखता हूं। वो उस तरह के स्टेट्समैन नहीं है जैसे दुनिया में होते हैं। स्टेट्समैन वो होता है, वो अपने मुल्क की पॉलिसीज बनाता है, फिर कन्वर्जेंस ढूंढता है दूसरे मुल्कों की, अपने मुल्क के साथ रिलेशनशिप ढूंढता है, फिर कॉमन ग्राउंड ढूंढता है, फिर दूसरे मुल्क को जो एग्रीमेंट करता है उससे कहता है कि तुम्हारा ये फायदा होगा अगर हम ज्वाइन करें, हमारा ये फायदा होगा। प्रेसिडेंट ट्रम्प है बिजनेसमैन, वो डील करते हैं। डील का मतलब है अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो तुम्हें ये सजा मिलेगी, और तुम्हें अगर ये सजा मिलेगी तो तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगे, एक बात। ये वो इस तरह डील के सेंस में करते हैं। दूसरा एंगल मेरा उनका है, जो मेरी परसेप्शन ये है कि वो बुनियादी तौर पर अपनी अनसर्टेनिटी को, अनप्रिडिक्टेबिलिटी को एज अ टूल ऑफ मार्जिनलाइजेशन या क्वेश्चन या डेटरेंस या खौफ पैदा करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। यानी कि ईरान को चंद दिन पहले क्या कहा, वी आर लोडेड एंड रेडी टू टेक ऑफ। ये मैसेज क्या था उन्होंने कहा था। फिर उन्होंने कहा हमारी मदद आया चाह रही है, अनप्रिडिक्टेबिलिटी। फिर कहा कि ग्रीनलैंड तो हमारा है ही, किसका क्लेम है। फिर बगराम एयरबेस अफगानिस्तान का जो है वो बस वो हमारा हक है, और बस ये, यानी वो अनसर्टेनिटी क्रिएट करते हैं। फिर दूसरी साइड क्योंकि कमजोर होती है, वो गेस्ट मोड में चली जाती है कि पता नहीं आज हमला हो जाएगा, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, कितने जहाज आएंगे, यानी उनको रिएक्टिव मोड में कर देते हैं वो डिफेंस से। तो एज ए पीस उस सेंस में वो चाहे क्लेम करें कि मैंने इतनी जंगें रुकवाई हैं, लेकिन कॉजेज को भी खत्म करना चाहिए। देखिए हमारी जंग को खत्म हुए 7-8 महीने हो गए, आया कश्मीर की दोबारा बात हुई है अनफॉर्चुनेटली, उसकी भी बात होनी चाहिए कि जो कॉज थी दोनों मुल्कों में, अगर जब तक वो रहेगी तो पॉसिबिलिटी रहती है इंडिया और पाकिस्तान के कॉन्फ्लिक्ट की। हम इतनी जंगें लड़ चुके हैं 78 साल में, 79 साल में, तो आई थिंक कॉजेज पर भी जाना चाहिए। इसी तरह फलस्तीन का मैं कह रहा हूं, कॉजेज को जरूर एड्रेस करना चाहिए। कॉज ये है कि फलस्तीनियों का होमलैंड नहीं है, आप टेम्परेरी सीज फायर भी कर देंगे, पीस कमेटियां भी बना देंगे, बोर्ड भी बना देंगे, लेकिन अगर बायलॉज नहीं लीड करते टू नेशन सॉल्यूशन, फिर मेरा ख्याल है सब कुछ यूजलेस होगा। बिल्कुल। नाज़रीन, वक्त है छोटी सी ब्रेक का, देखते रहिए सुनो राउंड अप। वेलकम बैक टू सुनो राउंड अप। अगर हम ईरान की भी बात करें खालिद साहब, तो वहाँ भी सूरत हाल कोई खास अच्छी नहीं है। अमरीकी अखबार ने यह दावा किया है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ईरान के खिलाफ भी फैसला कुन ऑप्शंस चाहते हैं। अमरीकी लड़ाका त्यारे मशरिक़ वस्ता पहुंच चुके हैं। अमरीकी एयरक्राफ्ट कैरियर में भी हम देख रहे हैं कि मशरिक़ वस्ता में वो पहुंच रहा है। अगर ईरान पर बराह रास्त अमरीकी हमला होता है तो फिर पाकिस्तान इमीडिएटली और डायरेक्टली कैसे मुतासर होगा? मेरा ख्याल है पाकिस्तान, अगर ईरान के बाद कोई मुल्क मुतासर होगा तो वो पाकिस्तान है, सिवेरिटी के सेंस में, इसलिए कि हमारा नेबरहुड मुल्क है, नंबर 1। नंबर 2, हम ऑलरेडी जो 2 हमारे बॉर्डर हैं, एक वेस्ट पर और एक ईस्ट पर, दोनों कंफर्ट लेवल में हम नहीं है, अफगानिस्तान का भी और इंडिया भी। हम पहले ही उस तरह कंफर्ट में नहीं गए अभी तक तीसरे मुल्क में, और वो भी अगर जो प्रेजेंट गवर्नमेंट को हटा दिया जाता है किसी तरीके से, मेरा मानना है कि इस तरह नहीं हटाई जा सकती, लेकिन क्योंकि हम डिस्कस कर रहे हैं, अगर यहाँ इंस्टेबिलिटी आ जाती है और प्रो इजराइल कोई गवर्नमेंट यहाँ आ जाती है, हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज होगा, नंबर 1। लेकिन जैसे मैंने कहा, इजराइल का जो डोमिनेंस है यहाँ हमारे रीजन में आना इटसेल्फ ही ये रीजनल डिस्टेबलाइजेशन करेगा, सिर्फ पाकिस्तान को खतरा नहीं होगा, मिडल ईस्ट के मुल्कों के सर पर आके बैठ जाएगा। आपने नोट किया कि वो मुख्तलिफ मुल्कों का दौरा कर रहे हैं। सोमालीलैंड पर उन्होंने उनको कबूल कर लिया कि वो सोमालीलैंड की लोकेशन की इंपॉर्टेंस क्या है। सोमालीलैंड की लोकेशन की जगह की इंपॉर्टेंस ये है कि वो आबनाए हुर्मुज़ को कंट्रोल करती है इनडायरेक्टली, नहर सुएज को इनडायरेक्टली कंट्रोल करती है, वहां से शिपिंग होती है, सोमालीलैंड का एक ओवरव्यू करती है सारे मिडल ईस्ट पर,
और ये मैं कहना ये चाह रहा हूं कि देखिए इजराइल अपने फुट होल्ड चाहता है किसी तरीके से भी यहाँ आ जाए। बिल्कुल। ईरान में अगर आ गया तो जाहिर है पूरे खुत्ते के लिए और ज्यादा एक खतरनाक सूरत हाल हो जाएगी। लेकिन जैसे मैंने कहा, प्रेसिडेंट ट्रंप फिर कहते हैं कि हमारे जहाज लैंड कर गए हैं, वो कर गए हैं। जो मैंने थोड़ी देर पहले अर्ज किया था, वो द टूल ऑफ अनसर्टेनिटी, अनप्रिडिक्टेबिलिटी को क्वेश्चन के लिए यूज करते हैं, यानी आपका बाजू मरोड़ने के लिए कि अगर आपने ये ना किया तो हमारे तो जहाज तैयार खड़े हैं। वो विल टू फाइट खत्म करते हैं दूसरे मुल्कों की या दूसरी ओपोनेंट पार्टीज की। विल टू फाइट किसी जगह वो टैरिफ से खत्म कर रहे हैं, किसी जगह वो थ्रेट करके खत्म कर रहे हैं, और किसी जगह ग्रीनलैंड पर कह रहे हैं कि मुझे किसी चीज की परवाह नहीं है, हाँ, मैं अपने आप कब्जा को सिर्फ कर मैं ही लूंगा। रोकता हूं। बिल्कुल सही। और दूसरा ये कि ईरान पाकिस्तान के लिए मुआशी, स्ट्रेटेजिक समेत हर लिहाज से बड़ा इंपॉर्टेंट है। खासतौर पर बलूचिस्तान बॉर्डर मामलात के हवाले से देखा जाए तो पाकिस्तान का अमन डायरेक्टली ईरान से जुड़ा है। अगर ईरान पर कोई भी ऐसी जारहियत होती है तो फिर पाकिस्तान आलमी सतह पर, और खुसूसन मैं अमेरिका के पर्सपेक्टिव से कह रही हूँ कि उसके साथ इस मामले को फिर वो कैसे रिस्पॉन्स कर सकता है? ये देखिए बड़ा चैलेंजिंग हमारा हाँ। इट बी टाइट रोप जिसको कहते हैं ना, जिस पर चलना पाकिस्तान के लिए बड़ा क्रिटिकल होगा। एक तरफ हमारी बड़ी गुडविल है अमेरिकन प्रेसिडेंट की नजर में, अगर वो ये हमें कोर्स करें या प्रेशराइज करें कि आप ईरान पे मेरी साइड लें या मेरे जो अमल को है इसको इंडोर्स बड़ा करें और मुश्किल हो सपोर्ट जाएगा। करें हाँ। और इस पे ना शोर मचाएं, आई थिंक वो बड़ी डबल एज सोर्ड होगी इस तरफ। क्योंकि हमने अब तो अपनी नेशनल सिक्योरिटी देखनी है। हर मुल्क की अपनी नेशनल सिक्योरिटी होती है, अपनी नेशनल इंटरेस्ट होती है। हमारी नेशनल इंटरेस्ट है कि ये ईरान जैसा फ्रेंडली बॉर्डर है, ये वो मुल्क है जिसने हमें पाकिस्तान बनने के बाद सबसे पहले तस्लीम किया। हम उधर अनइजीनेस नहीं चाहेंगे। पहले ही 45-47 साल पहले जब से ये हुकूमत आई है, जाहिर है उनका कंट्रोल जरूर है, लेकिन पूरी दुनिया उनको डिस्टेबलाइज करने पे लगी हुई है पिछले 45-47 सालों से। लेकिन हम इसका हिस्सा भी नहीं बनना चाहिए। और जाहिर है ईरान के लिए वेनेजुएला वाला केस नहीं होना चाहिए। वेनेजुएला और इसमें ये सिमिलैरिटी सिर्फ इजराइल को नजर आ रही है। वो अमेरिकन प्रेसिडेंट को ये शय दे रहे हैं कि जिस तरह आपने वेनेजुएला पर ऑपरेशन किया, हाँ, लीडरों को ये उठा कर आसान ले होगा। गए, रातों बिल्कुल। हाँ। रात सब कुछ दिया, तो आप यहां भी वही जरा सा धक्का मारेंगे तो ईरानी गवर्नमेंट और लोग गिर जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। ये 3-4 हजार साल पुरानी सिविलाइजेशन है, इसको इस तरह धक्का भी नहीं मारा जा सकता। और आखिरी बात इंपॉर्टेंट ये है कि यहाँ फुट ऑन ग्राउंड मेरा नहीं ख्याल अमेरिका कर पॉसिबल सकेगा। है। वो बहुत कैजुअलिटीज होंगी, और वो कैजुअलिटीज शाय कंट्री है बिकॉज उनकी अकाउंटेबिलिटी ह्यूमन लाइफ की कहीं ज्यादा है एज कम्पेयर टू थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज। बिल्कुल सही। और सर, पाकिस्तान को ईरान से ज्यादा खतरा अफगानिस्तान की सरजमीन से भी है, जहां दुनिया भर के दहशतगर्द नेटवर्क्स जो हैं वो ऑपरेट कर रहे हैं। पाकिस्तान ने हालिया अरसे में बड़ी सफारती सतह पर कामयाबियां भी हासिल की हैं। क्या अब वक्त नहीं आ गया कि ग्लोबल कंसेंसस के जरिए अफगानिस्तान में दहशतगर्दी का सदेबाब किया जाए, इसको कम्प्लीटली खत्म कर दिया जाए? एब्सोल्युटली। लेकिन मैं हमेशा कहता हूं कि देखिए ये बड़ी चैलेंजिंग एक टास्क होता है। ये एक कॉन्फ्लिक्ट या वॉर जिस तरह शॉर्ट टर्म वार हमने की 4 दिन की हिंदुस्तान के साथ, मई में, इस तरह नहीं होता। उसके डिक्लेयर्ड कंटूर्स होते हैं जो इंडिया के साथ हमारी हुई थी। टाइमिंग नोन थे जब शुरू हो गई, जगह नोन थी, इंटेंसिटी नोन थी, दुनिया सारी आ गई क्योंकि शॉर्ट एंड कंप्रेस था, हम दोनों न्यूक्लियर पावर थे। ये गुरिल्ला वॉरफेयर होती है, इसकी बाउंड्रीज नहीं होती, इसके एथिक्स नहीं होते, इसकी मोरालिटी नहीं होती, इसकी जगह नोन नहीं होती, इसकी टाइमिंग नोन नहीं होते। तो जब इतनी चीजें अनप्रिडिक्टेबल हैं तो इसको फाइट करना भी उतना ही अनप्रिडिक्टेबल होता है। दैट मीन्स उसको आप रेट नहीं कर सकते, आप इस पे एस्टिमेट करके कोई अपना रिस्पॉन्स नहीं तैयार कर सकते, क्योंकि 25 करोड़ लोग इस मुल्क के हैं। आप हर एक के साथ एक सिक्योरिटी का लोग तो नहीं खड़े कर सकते, और ऐसे लोग हमारे अंदर पहले ही घुस चुके हैं। कुलभूषण यादव ने क्या किया था बलोचिस्तान में, उस वक्त तो कोई हालात खराब नहीं थे। वो यही कर रहा था, डिस्टेबलाइजेशन, अपने स्लीपर सेल्स पैदा करना, उनको सस्टेन करना, उनको प्रमोट करना, और जाहिर है उनको तैयारी मुकम्मल करा के उनको स्टैंड बाय रखना कि जब भी ऐसा वक्त है आपने हमारी इंटरेस्ट को लुक आफ्टर करना है। अनफॉर्चुनेटली, लेकिन करना चाहिए जहां तक है। लेकिन जैसे मैंने कहा, ये बहुत रिजॉल्व भी चाहिए, लॉन्ग टर्म भी है, और जैसे मैंने कहा इसकी इंटेंसिटी और इसकी ड्यूरेशन और लोकेशन नोन नहीं होती, इस वजह से इसको बहुत चैलेंजिंग होता है काउंटर करना। सर, नो डाउट कि सफारती कामयाबी के साथ साथ दिफाई बर्तरी भी पाकिस्तान को इस वक्त दुनिया भर में मिल रही है। सऊदी अरब में होने वाली फिजाई मशकें और पाक फिजाइया की हाई स्किल पार्टिसिपेशन, क्या इन मशकों के नतीजे में पाकिस्तान को न्यू डिफेंस पार्टनरशिप्स या फिर एडवांस्ड कॉन्ट्रैक्ट्स मिलने का इम्कान है? शायद ये देखिए, ये जो एक्सरसाइज है ये तो नई बात नहीं है। वो इसलिए नई बात नहीं है कि 2020-21 में ये स्पीयर ऑफ विक्ट्री शुरू हुई थी जो सऊदी अरब ने की थी। उसके बाद हम भी करते हैं, रीजनल एक्सरसाइजेज होती हैं, हमारी इंडस्ट्रियल एक्सरसाइज है 2023 में भी, 24 में भी हुई थी। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मौका मिला उस पूरा दिन गुजारने का इन पायलट्स और टेक्नीशियंस के साथ सारा दिन, जो 26 मुल्कों से ऑलमोस्ट आए थे। बहुत एक शो ऑफ ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस था पाकिस्तान के अंदर। इसी तरह जो हमारे जहाज वहां गए हैं, ये बड़ी दिलचस्प बात यह है कि इसमें F-16 के मुकाबले में राफेल भी आएंगे, लेकिन राफेल इस दफा इंडियन पायलट्स नहीं उड़ाएंगे, फ्रांस के पायलट्स उड़ाएंगे। उनकी फ्रांस की एयर और एरोस्पेस जो फोर्स है
वो अपने जहाज लेकर आ रही है, अमेरिका लेके आ रहा है, इटली लेकर आ रहा है अपने जहाज, मिडल ईस्ट के लोग बहुत सारे जीसीसी मुल्कों के हैं, कतर है, जॉर्डन है, इस तरह ओमन, ये बहुत सारे मुल्क हिस्सा ले रहे हैं जो, तो ये बहुत म्यूचुअल लर्निंग भी होती है, ट्रस्ट भी होता है। और खासतौर पर एक इंपॉर्टेंट बात आखिरी सवाल पे जवाब में ये है कि पाकिस्तान का अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हमारे स्पेशली पायलट्स की बहुत धाक बैठी हुई है दुनिया पर। आपके साथ सिर्फ इंगेज नहीं करना चाहती दुनिया, आपसे लर्न करना चाहती है। और मैंने कई प्लेटफॉर्म पर पहले भी कहा कि हमारे पाक फिजाई के सरबराह से पिछले 3 महीनों में 15 एयरफोर्स चीफ्स मिले हैं आकर। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि वो आपसे इंगेज करना चाहते हैं। हमने जो अल्हम्दुलिल्लाह विक्ट्री की उसकी चाहते हैं कि उनको इंटरप्रिटेशन बेहतर समझ आए, और मल्टी डोमेन ऑपरेशन है, हमारा साइबर कमांड है, हमने जो किल पिक्चर बनाई है उस पर वो जाहिर है बहुत सारी एयरफोर्स हमसे सीखना चाहती है। बिल्कुल। और सर, तुर्की की जो पाक सऊदी दिफाई ताउन में जो शमूलियत की ख्वाहिश है, अगर ये सैफ-अफ्रीकी दिफाई फ्रेमवर्क वजूद में आता है तो खित्ते में इसकी इंपॉर्टेंस क्या हो सकती है, खासकर अफगानिस्तान भारत के मामलात को मद्देनजर रखते हुए? देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये मैं इसको विश भी करूंगा कि ये हो जाए, लेकिन इसको एग्जीक्यूट करना फिर वही थोड़ी बात है, एक और चैलेंजिंग होते हैं, क्योंकि वेस्ट के बहुत ज्यादा स्टेक हैं इन मुल्कों के साथ। वो बहुत ज्यादा पुल शुरू कर देते हैं, आर्म ट्विस्टिंग शुरू कर देते हैं, क्वेश्चन शुरू हो जाती है कि लोग रीजनल मुल्क ना आए इकट्ठे। लेकिन अंडर द सर्कमस्टांसेस जितना नेटो को भी कंसिडर नहीं किया अमेरिकन प्रेसिडेंट ने वर्थ डिस्कसिंग, या जिसको ऑनर नहीं किया, तो अब तो आने वाले वक्तों में यही मैसेज दुनिया में फैल रहा है ना कि अगर आप आपस में सरवाइव करना चाहते हैं तो आप म्यूचुअली एक बॉन्डेड किस्म के एग्रीमेंट करें, क्लोज बाय करें, दूर से आपकी मदद को कोई नहीं आएगा, और वही यहाँ पे नजर आ रहा है। बिल्कुल सही। और सर, तुर्की इस वक्त वैसे नो डाउट कि दुनिया के जदीद ड्रोन्स और फिजाई टेक्नोलॉजी में सर फहरिस्त ममालिक में से है। पाकिस्तान को तुर्की से कौन सी जदीद फिजाई और ड्रोन वॉरफेयर टेक्नोलॉजी मिल सकती है? तुर्की के पास अगर मैं कहूँ कि ऐसी कौन सी एडवांस सलाहियतें हैं जो पाकिस्तान के दिफा को मजबूत बना सकती हैं और हम उनसे फायदा उठा सकते हैं? हम ऑलरेडी फायदा उठा रहे हैं शजिया। हम अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारी जो ड्रोन टेक्नोलॉजी तुर्की की है, उनसे हमने किंजी, शापर 1, शापर 2, ये ड्रोन्स हैं, किल मुनिशन है, लॉटरिंग मुनिशन, हमने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज्यादा उनसे सीखा भी है। और अब अच्छी खबर ये है कि हम सेल्फ सफिशिएंट होते जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह ड्रोन मेकिंग में और अनमैन्ड एरियल व्हीकल में। तो अगर कोई 2 मुल्क मुझसे पूछें कि मुस्लिम उम्मा के अंदर या मुसलमान मुल्कों में 2 सबसे मॉडर्न कौन है मिलिट्री हार्डवेयर बनाने में, वो एक पाकिस्तान है, एक तुर्की है। और अगर हम आपस में ज्वाइंट होते हैं, और अगर किसी और मुल्क का, जैसे सऊदी अरब आप जिक्र कर रहे थे, कि अगर वो अपने रिसोर्सेज से बैक करता है तो हमें आई थिंक बहुत मुश्किल होगा रोकना हमारी डेवलपमेंट को अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन अभी भी तुर्की हमारे साथ बहुत सपोर्टिव है, लाइक अ ब्रदर वो हेल्प करता है। मई के कॉन्फ्लिक्ट में भी उसने बहुत ज्यादा हमें सपोर्ट किया, डिप्लोमेटिक भी और हर लिहाज से। और आने वाले वक्तों में भी वो कई एरियाज में टेक्नोलॉजिकल हमारे पे एडवांटेज भी रखते हैं, कई चीजों में हम रखते हैं। तो अगर दोनों मिल जाए तो डेफिनेटली बहुत जबरदस्त कॉम्बिनेशन भी है, कंफर्ट भी है। और ऐसे मिलिट्री हार्डवेयर चाहिए जो आपस में हम एक्सचेंज करते हैं, ट्रेनिंग करते हैं, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करते हैं। वो सिर्फ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर तक नहीं होता, वो होता है ट्रस्ट बिल्ड करता है, एक स्ट्रेटेजिक मैसेज जाता है, आप एक स्टेबलाइजिंग फोर्स हो जाते हैं और एक फैक्टर हो जाते हैं जिसमें दुनिया आपको एंगेज किए बगैर उनके पास ऑप्शन नहीं होती। तो ये ऑल टुगेदर बहुत खित्ते के लिए भी और हमारे बायलैटरल दोनों मुल्कों के लिए बहुत फायदेमंद होगा। बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया खालिद, दिफाई तज्ज़ियाकार एयर कमांडर रिटायर्ड हमारे साथ मौजूद थे। गुफ्तगू आपने सुनी। आज के प्रोग्राम में बस इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।